Good morning, students. Once again, myself Rajni, Department of Sociology, Madhepur, Madhubani, HPS College. एक बार मैं फिर इस लेक्चर को लेके आ रही हूँ और ये लेक्चर जो है मेरा BA पार्ट 1 पेपर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 अगस्त कॉम्ट मैंने पढ़ाया था। जो मेरा पिछला लेक्चर था उसमें मैंने पहला 3 लेक्चर दिया हुआ है आपके अगस्त कॉम्ट पर। पहला लेक्चर था अगस्त कॉम्ट का एक बिल्कुल छोटा सा इंट्रोडक्शन था। सेकंड था मेरा पॉजिटिविज़म पे। आप सिलेबस देखेंगे तो आपको सिर्फ पॉजिटिविज़म ही शायद लिखा हुआ है, बट स्टिल मैं जो 2 थियरीज़ और अगस्त कॉम्ट की बताई वो बहुत इम्पॉर्टेंट थियरी है, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ देते हैं जबकि थियरीज़ नहीं पढ़नी रहती है उसमें, तो हमने इसको पढ़ाया। तो मेरा जो सेकंड लेक्चर था वो था आपका लॉ ऑफ 3 स्टेजेस पे, और एक और पॉजिटिविज़म पे, थर्ड लेक्चर मेरा लॉ ऑफ 3 स्टेजेस पे पढ़ाया था मैंने। तो ये मेरा जो चौथा लेक्चर है, ये इट्स माय 4th लेक्चर, और इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी हायरार्की ऑफ साइंसेस, विज्ञानों का संस्तरण, या कभी कभी देखेंगे बुक्स में विज्ञानों का वर्गीकरण भी लिखा हुआ होता है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हायरार्की ऑफ साइंसेस। तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जो डे फर्स्ट मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि प्रत्येक विचारक की जो एक वे ऑफ थिंकिंग होती है वो सबकी अलग होती है, और कॉम्ट का जो मेथोडोलॉजी था या वे ऑफ थिंकिंग था वो यही था कि हम जो ये सामाजिक विज्ञान है उसको भी वैज्ञानिक रूप प्रदान करें, और इसी के लिए उन्होंने पॉजिटिविज़म दिया था, प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो प्रत्यक्षवाद का कि अगर हम ये एक तरीके का विचारधारा है, ठीक, तो इस विचारधारा का को आप केवल एक थ्योरी के रूप में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि आप जो भी कॉम्ट का सिद्धांत होगा उसमें आपको ये स्पष्ट, अगर आप को रिलेट करेंगे जो प्रत्यक्षवाद की विचारधारा है, जो उसका अर्थ है, जो उसकी परिभाषा है, जो उसकी विशेषता है, उसको अगर कॉम्ट के प्रत्येक सिद्धांत पर आप लागू करेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि वो क्या कहना चाह रहे थे वहाँ, और उसको किस तरीके से अपने सिद्धांतों पे उन्होंने लागू भी किया है। तो इस हायरार्की ऑफ साइंसेस में भी आपको देखने को मिलेगा कि कॉम्ट का जो ये प्रत्यक्षवाद का जो विचारधारा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, समाजशास्त्र व अन्य विज्ञानों के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करना। सिंपल, बस इतना ही। अब हायरार्की ऑफ साइंसेस को उन्होंने अपनी फेमस बुक पॉजिटिव फिलॉसफी में दिया था। और अब हायरार्की ऑफ साइंसेस का मतलब क्या है, हायरार्की का मतलब क्या है, या हिंदी में इसको संस्तरण कहा गया, विज्ञानों का संस्तरण। क्या मतलब है आपको, विज्ञान मतलब सब समझते हैं, साइंस मतलब विज्ञान, बहुत सारे जो विषय हैं वे आपको पता है, और संस्तरण मतलब एक हायरार्की। हायरार्की संस्तरण मतलब एक स्तर, एक दूसरा स्तर, एक तीसरा स्तर, एक चौथा स्तर, एक पांचवा, मतलब कई स्तर में बटा। जैसे समाज में भी बहुत तरीके के संस्तरण पाए जाते हैं, वैसे जो विज्ञानों का संस्तरण है, तो संस्तरण करने का मतलब है एक हायरार्की हो। और जैसे ही हम हायरार्की का मतलब कहते हैं क्या, कि ज़रूर उसमें कोई बड़ा होगा और कोई छोटा होगा, किसी की स्थिति उच्च स्थिति पे होगी, कोई जो है निम्न स्थिति पे होगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ यहाँ रखी है तो ज़रूर अगर हम उसको नाप करें तो उस ज़मीन से हाइट में इतनी ऊंची है, नीचे वाला उससे कम नीचा है, उससे कम, तो कहीं ना कहीं इनमें क्या हो रही है, आपको कई स्तरों में अंतर देखने को मिलेगा। तो संस्तरण का मतलब या हायरार्की का मतलब यही होता है कि जब भी हम हायरार्की की बात करते हैं तो उसका मतलब कुछ न कुछ ऊंच नीच उसमें पाया जाएगा। अब विज्ञानों में ऊंच नीच या ऊपर नीचे का क्या मतलब है उसको हम आगे देखेंगे। तो संस्तरण जो हायरार्की था, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये इस सिद्धांत को लाने की क्या ज़रूरत है। तो इस सिद्धांत का जो सबसे महत्वपूर्ण काम ये था कि विभिन्न विज्ञानों के बीच पाए जाने वाले संस्तरण को स्पष्ट करना। जैसे समाज में बहुत सारे विज्ञान हैं, सामाजिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, इसके अलावा प्राणी शास्त्र विज्ञान है, भौतिकी शास्त्र विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, गणित है, तो बहुत सारे विषय थे। तो इन सब विषयों में आपस में क्या कोरिलेशन है, क्या आपस में एक संबंध है,
और कौन ऊंचा है कौन नीचा है, मतलब इस पूरे कोरिलेशन को जानने के लिए विज्ञानों के संस्करण जो है वो हमको उसके बारे में स्पष्ट करता है। दूसरा, चूँकि पहले ही मैंने कह दिया कि संस्करण है, तो उच्चता व निम्नता का एक व्यवस्थित क्रम है जिसे विज्ञानों का संस्करण कहा जाता है। क्या है यह? एक उच्चता व निम्नता का एक कह सकते हैं व्यवस्थित क्रम है जिसे हम विज्ञानों का संस्करण कहते हैं। ठीक है। अब चौथी जो बात इसमें इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि इस सिद्धांत पर भी जो हमने अभी 3rd लेक्चर में पढ़ा था, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं नहीं, उसमें का फुल प्रभाव देखने को आप देख सकते हैं कि मिलता है। कैसे देखने को मिल सकता है? अगर आप याद करिए, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस क्या कहता है? लॉ ऑफ 3 स्टेजेस या कॉम्ट का 3 स्तरीय का नियम यह कहता है कि समाज में जो समाज का विकास का जो क्रम है उसका एक जो है निश्चित क्रम है कि पहले आदिम समय आया, उसके बाद उसमें कुछ सुधार हुआ, फिर उसमें कुछ सुधार हुआ, और ऐसे होते होते आज का वर्तमान समय हमारे सामने दिख रहा है, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है और जबकि स्टार्टिंग में बहुत सरल था। उसी तरीके से उस समय उन्होंने एक जो मानव मस्तिष्क होता है उससे तुलना की कि ठीक उसी प्रकार मानव का मस्तिष्क भी शुरुआती दौर में कैसा रहता है, बिल्कुल सरल, बिल्कुल किसी चीज़ का ज्ञान नहीं। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे हम मैच्योरिटी आती है, वैसे वैसे क्या होता है, दिमाग का विकास या मस्तिष्क का विकास भी होता चलता है। और यह मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था जो कि आज प्रेजेंट सिनेरियो के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस प्रकार किस प्रकार ह्यूमन बीइंग का दिमाग का जो मस्तिष्क का जो विकास है वो प्रेजेंट टाइम में कितना विकसित हो गया है कि हमने खुद ही एक ऐसे वायरस को जन्म दिया जो हमारे लिए ही कहीं ना कहीं घातक हो गया है। तो हम कोविड पे नहीं जा रहे हैं, कोरोना पे नहीं जा रहे हैं। मेरा एग्जाम्पल सिर्फ इस बात के लिए है कि मस्तिष्क का विकास जो था वो सरल, जहाँ हमें आग जलाना नहीं आता था, हमको कपड़ा पहनना नहीं आता था, वहाँ से हम आज एक ऐसी स्थिति में पहुँच गए कि हम वायरस जैसे कठिन, मतलब एकदम ऐसी चीज़ को जन्म दे दिए जो कि बहुत अहितकारी था। तो मस्तिष्क का विकास और प्रेजेंट जो हमारा सोसाइटी है उसका भी विकास हुआ। आदिम समय में कुछ नहीं था, आज के समय में बहुत सारा कुछ है। फ्लाइट है हमारे पास, मेरे पास तमाम तरह की चीज़ें हैं, हम स्पेस पे जा सकते हैं, हम मार्स पे जाते हैं, हम जो है कब बारिश होने वाली है पता लगाते हैं, ठंड कितनी है पता लगाते हैं। तो हमारे पास इतनी सारी इक्विपमेंट्स है साइंटिफिक। तो ठीक उसी तरीके से ये जो लॉ ऑफ 3 स्टेजेस था उसको देखेंगे कि उसका पूरा प्रभाव उनके ये दूसरा सिद्धांत जो विज्ञानों का वर्गीकरण है उस पर पड़ता है, क्योंकि विज्ञानों के जो वर्गीकरण है उसमें भी वैज्ञानिक ज्ञान का विकास भी एक निश्चित क्रम में हुआ है, ऐसा जो है कौन कहता था, कॉम्ट का मानना था। और इसी को उन्होंने विज्ञानों के संस्करण में बताने की कोशिश की है। और इसके अलावा अब चूँकि हम समाजशास्त्र में, हमको विज्ञान की क्या ज़रूरत है, तो समाजशास्त्र एज एक विषय के रूप में, एक वैज्ञानिक विषय के रूप में किस तरीके से उसके अंतर्गत संबंधित है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है, और क्या एक दूसरे पे आपस में ये इन लोगों के बीच किस तरीके का एक कह सकते हैं कि कोरिलेशन है, एक संबंध है अन्य विज्ञानों के साथ इसका, ये सारा कुछ जो है विज्ञानों के संस्करण में बताया गया। एक बात और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, सिंपल, अगर आपको ये सब समझने में थोड़ी दिक्कत हो तो आप एकदम सरल भाषा में समझिए कि एक बहुत छोटा बेबी जो बॉर्न बेबी होता है वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तुरंत आया होता है इस दुनिया में, वो चल फिर नहीं पाता, वो बोल नहीं पाता, वो जो है सिर्फ हाथ पैर भी बस मारता, थोड़ा मारता शुरू करता है, कुछ दिन बाद वो भी सिर्फ सोया रहता है।
तो अब उसका मस्तिष्क कैसा होता है, उसका विकास कैसा होता है, कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचने समझने की शक्ति होती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और वो मैच्योर होता है, उसकी एज होती है, वो आसपास के चीज़ों से सीखता है, समझता है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसका विकास होता है। तो ये एक क्रम है, ऐसा नहीं है कि बच्चा आ जाए और एक ही दिन में बूढ़ा हो जाए, ऐसा नहीं है ना, एक क्रम है। पहले वो एकदम बच्चा होता है, फिर वो थोड़ा सा मैच्योर होता है, फिर थोड़ा वो बाल्यावस्था, वो किशोरावस्था, वो युवावस्था, वो जो है वृद्धावस्था, ये इतने सारे फेजेज़ हैं ना। ठीक उसी तरीके से विज्ञानों के संस्करण में भी वैज्ञानिक ज्ञान जो था उसका विकास भी एक निश्चित क्रम में हुआ है, ऐसा कॉम्ट का मानना था, और इसे उन्होंने अपने विज्ञानों के संस्करण में दिया था। इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि विज्ञानों के संस्करण में मतलब जितने भी विज्ञान थे उनको उन्होंने किस नंबर पे रखा, कैसे कैसे उनको रखा, और किस तरीके से उनका एक दूसरे के साथ संबंध है, इस पर हम नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।